लव मैरिज के कुछ दिनों बाद घर को उसी तरह से फिर से सजाया जाता है। पत्नी दुल्हन का जोड़ा पहनती है और धीरे धीरे अपने पति की तरफ बढ़ती रहती है। रात का समय था और अपने पति के पास जाकर उससे कहने लगती है कि क्या मैं अगर आज तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दे पाओगे। तो पति कहने लगता है कि तुम कुछ भी मांग लो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें हंसी हंसी दे दूंगा। इसके बाद पत्नी अपने पति से कहने लगती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मुझे छोड़ दो और किसी और से दूसरी शादी कर लो। इस बात को सुनकर पति एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने यह बात क्यों मांगी है। तो इसके बाद पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो कर उसे एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद पति भी फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बात बताई थी पत्नी ने और किस वजह से वो अपने पति से दूसरी शादी करने के लिए बोल रही थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, पवन नाम का लड़का इलाहाबाद के एक कॉलेज से इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है और वहीं की एक लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाया करता है। उस लाइब्रेरी के अंदर अक्सर बच्चे आया करते हैं और उसी दौरान उसी लाइब्रेरी में एक अंजलि नाम की लड़की भी आया करती है। अंजलि जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और फिलहाल अपनी छुट्टियों का समय बिताने के लिए अपने शहर आई हुई थी। यहाँ पर उसे पढ़ने का मन करता है तो इसी वजह से वह लाइब्रेरी में चली जाती है और वहाँ जाकर पढ़ाई करने के लिए एक किताब उठाने लगती है। अब जिस लाइब्रेरी के अंदर अंजलि आई हुई थी उसी लाइब्रेरी में पवन पढ़ने आता है और वह भी उसी किताब को उठाने लगता है जिसको अंजलि उठा रही थी। अंजलि दूसरी तरफ से किताब को उठाती है और जो पवन होता है वह दूसरी तरफ से किताब को उठाता है और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही पवन ये देखता है कि किताब को किसी और ने पकड़ रखा है तो वह उसकी तरफ देखने लगता है। इधर अंजलि भी पवन की तरफ देख लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ में उस किताब को छोड़ देते हैं। किताब को छोड़ने के बाद फिर दोबारा से एक साथ ही उसको पकड़ लेते हैं और यह सब कुछ देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद पवन उस किताब को वहां से उठाता है और उठाने के बाद अंजलि को उस किताब को दे देता है और कहता है कि यह लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूँगा जब आप इसे पढ़ लोगी। इसके बाद अंजलि इस किताब को ले लेती है और पवन की तरफ मुस्कुरा जाती है। अंजलि को मुस्कुराते हुए देख पवन भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और वहां से दूसरी किताब उठाकर वहां पर बैठकर पढ़ने लगता है धीरे धीरे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। अंजलि और पवन एक दूसरे की तरफ देखा करते और मुस्कुराया करते। उन दोनों को मन ही मन एक दूसरे से प्यार हो गया था और यह बात एक दिन पवन अंजलि से कह डालता है लाइब्रेरी के अंदर ही। जब अंजलि अकेली लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रही थी तो पवन चुपके से उसके पास जाकर बैठ जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि देखिए, जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब अंजलि इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि लाइब्रेरी है, यहाँ पर चुपचाप रहने का आदेश दिया जाता है तो आदेश का पालन करो, आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते। अब पवन जैसे ही अंजलि की इस बात को सुनता है तो वह सोचने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है और इसी वजह से पवन उठकर वहां से दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अंजलि अपनी उस किताब को पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद अंजलि उस किताब को पढ़ने के बाद लाइब्रेरी के बाहर चली जाती है और बाहर जाकर पवन के बाहर आने का वेट करती रहती है। कुछ ही देर में जो पवन होता है वहां से बाहर की तरफ निकलता है और जैसे ही पवन बाहर निकलता है तो अंजलि उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछने लगती है कि हाँ श्रीमान जी, आप क्या कह रहे थे उस समय। तो इस बात को देखकर पवन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था, तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद लगता है तुमने उसे सीरियस ले लिया है। इसके बाद अंजलि मुस्कुराकर कहने लगती है कि अच्छा जी, आप अब मुझसे मजाक कर रहे थे। इस बात को देखकर पवन को पता चल जाता है कि अंजलि के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ है और इसी वजह से वह इस बात को दोबारा से छेड़ रही है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तो जो पवन होता है वह अंजलि से कहने लगता है कि देखो, जब से मैंने तुमको देखा है मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता यह मुझे क्या हुआ है, मुझे रात भर नींद नहीं आया करती है। इसके बाद अंजलि उससे कहने लगती है कि यह कैसा प्यार है, ना जान ना पहचान, और डायरेक्ट प्यार का इजहार कर दिया। तो पवन उससे कहता है कि मेरा नाम पवन है, मैं फलानी जगह का रहने वाला हूँ और यहाँ पर रहकर इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद अंजलि भी अपने बारे में पवन को बताती है।
और बताने के बाद एकदम से वह भी अपने प्यार का इजहार पवन से कर देती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हें देखकर पहली ही नज़र में प्यार हो गया है और लगता है अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद पवन और अंजलि दोनों के फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं प्यार भरी। और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी पढ़ाई भी आगे बढ़ रही थी। पवन और अंजलि ने डिसाइड किया था कि अभी हम किसी को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएंगे घर पर, जब हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने बारे में घर पर बताएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो अंजलि है वो एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है। इधर जो पवन होता है वह कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब करने लगा था। अब जब दोनों अच्छी तरह से सेटल हो गए थे तो उसके बाद दोनों अपने अपने घर पर बता देते हैं अपने अपने प्यार के बारे में और दोनों के घर वालों को इनके प्यार से कोई भी ऐतराज नहीं होता है। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और शादी होने के बाद अंजलि दुल्हन बनकर पवन के साथ उसके घर में रहने लगती है। अंजलि भी अपनी हॉस्पिटल की जॉब को जारी रखती है। इधर जो पवन होता है वह भी कंपनी में काम किया करता है और इसके बाद जो पवन होता है अपनी पत्नी को लेकर उसी शहर में चला जाता है जहां पर उन दोनों की ड्यूटी थी और वहां से उनको आने जाने में बड़ी ही आसानी होती थी। वह एक किराए का मकान लेते हैं और उसके अंदर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं और अपने जीवन को खुशियों के साथ व्यतीत करने लगते हैं। उनकी शादी को लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल तक उनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही एक दूसरे से किसी को कोई भी शिकायत थी। अब 1 साल बाद अचानक से जो अंजलि होती है उसके स्वभाव में चेंजिंग आने लगती है और वह घर के अंदर मायूस सी रहा करती है। इस बात को जैसे ही पवन नोटिस करता है तो वह उससे पूछने लगता है कि अंजलि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से उदास क्यों रहा करती हो। तो जो अंजलि है वह उसको कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सा काम का प्रेशर है, इसी वजह से मैं तुम्हें उदास दिखाई दिया करती हूँ। पवन उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है लेकिन अंजलि उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बाद एक दिन अचानक से अंजलि पवन से कहने लगती है कि पवन, मैं चाहती हूँ कि हम अपने उन पलों को दोबारा से जिए जब हमारी नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे पास आई थी। इस बात को सुनकर पवन अंजलि की इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दूसरे ही दिन कह देता है कि ठीक है अंजलि, ऐसी बात है तो कल मैं घर को अच्छी तरह से सजा दूंगा और तुम भी दुल्हन के लिबाज में तैयार हो जाना। इसके बाद पवन दूसरे दिन शाम को घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर देता है और उसने बिस्तर को भी फूलों से सजा दिया था। जो अंजलि होती है वह अपने दुल्हन के जोड़े को दोबारा से निकालती है और निकालने के बाद उसको पहन लेती है। पवन बिस्तर पर बैठा हुआ था और अंजलि धीरे धीरे कदमों से पवन के पास आती है और वहां पर आकर पवन का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है। बैठने के बाद वह उससे कहने लगती है कि पवन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे पाओगे। तभी जो पवन होता है वह बड़े ही शायर के अंदाज में कह देता है कि अंजलि, तुम भले ही मेरी जान मांग लो, मैं उसे भी आज तुम्हें निकाल कर दे दूंगा। तुम कैसी भी चिंता मत करो, बस तुम एक बार हुक्म करो कि तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद अंजलि, जिसकी आंखों में आंसू लगभग आ ही गए थे, वह कहने लगती है कि पवन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। अब जैसे ही पवन इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं चल रहा था जिसकी वजह से उसकी पत्नी ऐसा उससे कह सकती है। इसके बाद वह उससे कहने लगता है कि अंजलि, ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे तलाक देना चाहती हो और दूसरी शादी करने के लिए बोल रही हो। तभी जो अंजलि होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब पवन अंजलि को रोते हुए देखता है तो उसकी आंखों से भी आंसू नहीं रुक पाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी पत्नी को जैसे तैसे चुप कराता है और चुप कराने के बाद इस बात को कहने का कारण पूछने लगता है। तो जो अंजलि होती है अब पवन को बताने लगती है, कहती है कि पवन, देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, अपने वादे से मुकर मत जाना और तुमने कहा था कि आज जो भी तुम मांगोगे उसे मैं जरूर से पूरा कर दूंगा और जो कुछ भी मैं अब तुम्हें बताने वाली हूँ उस बात को सुनने के बाद अपने वादे से मुकर मत जाना। इसके बाद पवन कान खोलकर उस बात को सुनने लगता है कि अब अंजलि क्या कहने वाली है। तो अंजलि उसे बताती है कि पवन, देखो, मुझे कैंसर है और फाइनल स्टेज चल रहा है। अब इसके बाद मैं ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही तुम मुझे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ अच्छी तरह से व्यतीत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद करो और जीवन को व्यर्थ गवा दो। अब इस बात को सुनने के बाद पवन के पैरों तले
से जमीन खिसक जाती है उसके सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। वह कहता है कि नहीं अंजलि, ऐसा नहीं हो सकता। कौन कह रहा था कि तुम्हें कैंसर है? तो वह बताती है कि मैं हॉस्पिटल में लगी हुई हूँ। एक दिन रूटीन चेकअप हो रहा था तो मैंने भी अपना सैंपल दे दिया और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कैंसर का फाइनल स्टेज है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद पवन कहता है कि अंजलि, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। लेकिन अंजलि उसे समझाने लगती है, रो रो कर कहती है कि पवन, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 4 से 5 दिन हैं और इसी वजह से मैंने अब तुम्हें ये बात बताई है। तुम काफ़ी दिनों से पूछा करते थे ना कि तुम किस वजह से उदास हो, तो मैं इसी बात को लेकर उदास रहा करती थी, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है जिसके होते मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ना ही तुम इसमें कुछ कर सकते हो, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ और यह होना तय हो गया है। इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते रोते इसी तरह से उनकी रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह पवन अपनी पत्नी से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि अंजलि, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को तुम्हें दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अंजलि उससे मना कर देती है, कहती है कि पवन, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपनी रिपोर्ट देखी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि जो अंजलि थी उसके चेहरे पर ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वह उस रिपोर्ट के आधार पर इस बात को कह रही थी। उसके बाद पवन उससे रिपोर्ट को लाने के लिए कहने लगता है तो अंजलि ने अपने हैंडबैग में रिपोर्ट धर रखी थी और उसे लाकर पवन को दिखा देती है। पवन जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसमें भी लिखा हुआ था कि अंजलि को कैंसर है और कुछ दिनों की ही वह मेहमान है। इसके बाद पवन एक बार फिर से मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि चाहे जो भी हो, एक बार डॉक्टर साहब को दिखाना तो बनता है। तो अब जो पवन होता है वहाँ से जयपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करता है और उसे अपनी पत्नी की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब उससे रिपोर्ट मांगते हैं तो पवन उसके पास रिपोर्ट भेज देता है और रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो वह कहने लगते हैं कि भाई, इस रिपोर्ट को तो मैं मान नहीं सकता। आपको यहीं पर अपनी पत्नी को लाना पड़ेगा और उसके बाद मैं खुद से चेकअप करूंगा और उसके बाद ही आपको बता सकता हूं। इस बात को सुनने के बाद पवन अपनी पत्नी अंजलि को अपने साथ लेता है और वहां से सीधा जयपुर के लिए निकल जाता है। जयपुर के जो बड़े डॉक्टर साहब जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, उनके पास वह चले गए थे और वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब उनका सैंपल ले लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि अब आप अपने घर चले जाओ, जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। रिपोर्ट को आने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं, लेकिन 10 से 12 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर साहब भी बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह पवन के पास फ़ोन करते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं उसकी पत्नी के साथ में। इसके बाद पवन अपनी पत्नी को लेकर दोबारा से जयपुर पहुंच जाता है और वहां जाकर डॉक्टर साहब से बात करने लगता है। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह पवन की पत्नी को उस पहली रिपोर्ट के बारे में पूछने लगते हैं तो अंजलि डॉक्टर साहब को बताने लगती है, कहती है कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम किया करती हूँ उस हॉस्पिटल के अंदर एक महिला का कैंसर का टेस्ट जा रहा था, तो मेरी जो सीनियर है उसने भी अपना सैंपल निकाल कर उस टेस्ट के लिए दे दिया और कहा कि मेरा भी टेस्ट करवा देना, कहीं मुझे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है। क्योंकि जो महिला मरीज आई हुई थी उसको हल्का सा सिर दर्द होता था और इसी वजह से डॉक्टर साहब ने ये टेस्ट लिखा था। इसके बाद हम लोगों को भी ऐसा लगा तो स्टाफ की 10 से 12 नर्सों ने अपने अपने सैंपल निकाल कर दे दिए और उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आती है तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं अपने पास से उस रिपोर्ट को निकालते हैं जो टेस्ट डॉक्टर साहब ने करवाया था और उस टेस्ट को अंजलि के सामने रख देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर अंजलि को बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता है और उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी। अब अंजलि जैसे ही इस रिपोर्ट को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी रिपोर्ट गलत कैसे आएगी। तो डॉक्टर साहब अंजलि को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम एक बार फिर से वहीं पर जाकर अपना दोबारा से टेस्ट करवा लो और उसके बाद मुझे बताना। मेरे हिसाब से तुम्हें कैसी भी कोई भी बीमारी नहीं है और तुम बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये थोड़ा बहुत सिर दर्द तो ऐसे ही हो जाए करता है, कभी काम का प्रेशर होता है तो कभी घर की परेशानियां होती हैं। इस बात को सुनकर अंजलि को विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर साहब के कहे अनुसार वह एक बार फिर से अपना चेकअप उसी हॉस्पिटल में कराने की सोचती है जहां पर वह नौकरी किया करती थी। उसके बाद पवन और अंजलि दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं जहां पर वह
रहा करते थे और अंजलि दोबारा जाकर उसी हॉस्पिटल में अपना दोबारा से वही टेस्ट करवाती है, लेकिन इस बार जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिस बीमारी के बारे में उन्हें पहले बताया गया था। अंजलि इस बात को देखकर एकदम खुशी से झूम उठती है और वह फौरन से आकर पवन को ये खबर देती है। पवन भी इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है, लेकिन फिर दोनों जन हैरान होते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमारी रिपोर्ट गलत क्यों छाप दी। इसके बाद अंजलि और पवन दोनों उसी लैब पर जाते हैं और वहां पर अपनी पहली रिपोर्ट को अंजलि दिखाने लगती है और कहती है कि यह क्या कर रखा है तुमने, ऐसी चीज़ों से किसी का कितना नुकसान हो सकता है, क्या तुम्हें पता है इस बात का? तुम्हारी वजह से पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। इसके बाद वह लेबोरेटरी वाले पहले तो उनकी इस बात को सुनने से मना कर देते हैं, लेकिन जब अंजलि दोनों रिपोर्ट्स को उनको दिखाती है तो वह भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। जब वह अपने रिकॉर्ड के अंदर उस टेस्ट की पुष्टि करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकी रिपोर्ट में मिसप्रिंट हो गया था और इसी वजह से यह गलत रिपोर्ट इनको पहुंच गई थी। इनकी जो असली रिपोर्ट है उसमें इनको ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो लेबोरेटरी वाले होते हैं वह उनसे माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़कर और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपया करके इस केस को बाहर मत निकालना, वरना हमारी लैब की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। दरअसल उस टाइम पर हमारे यहाँ पर एक नया ऑपरेटर आया था और उस ऑपरेटर को कुछ ही दिन काम पर रखने के बाद हमने निकाल दिया। आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर आप लोग इस बात को यहीं पर दबा दे। तो इसके बाद जो अंजलि और पवन होते हैं उनको इस बात की खुशी थी कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, ऐसी बातों से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेबोरेटरी वाले उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी यह बात पता चलती है तो हॉस्पिटल वाले अंजलि से कहने लगते हैं कि तुम उन पर केस कर दो, कुछ ना कुछ पैसा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अंजलि साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई भी केस नहीं करना, मैं इतनी बड़ी बीमारी से बच गई, यही काफ़ी है मेरे लिए। इसके बाद पवन और अंजलि हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्रेम कहानी जहां पर एक लड़की ने एक लड़का से इतना प्यार किया कि जब उसे पता चला कि उसकी ज़िंदगी अब खत्म होने वाली है तो उसने अपने पति से कह दिया कि तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। लेकिन बाद में ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक कर दिया और ऐसा कुछ भी नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लव मैरिज के बाद पत्नी ने पति से रोते हुए बोली तुम दूसरी शादी कर लो और फिर